आखिर राहुल गांधी का वो कौन सा ऑफर था जिसे ममता बनर्जी ने कहा जा रहा कि स्वीकार कर लिया, जिससे देश की राजनीति में उथल पुथल सी हो रही है। आखिर इंडिया गठबंधन में 25 पार्टियों के शामिल होने के बाद जो फैसला लिया गया, उस फैसले से मोदी शाह का गेम कैसे खराब होने जा रहा है और कौन सा नया ऐलान और कौन सी नई हुंकार अब इंडिया गठबंधन की है, जिससे लड़ने के लिए सत्ता पक्ष को और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होगी। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में ज़रूर रहें क्योंकि खबर अहम है। सबसे पहले आप दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ 47 डिग्री टेम्परेचर में कांग्रेस के योद्धाओं का विरोध प्रदर्शन, जिसे रोकने के लिए सरकार, पुलिस, दल बल सबका प्रयोग कर रही, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के 25 दलों के साथ राहुल गांधी की मोदी सरकार उखाड़ फेंकने के लिए एक नई रणनीति। अब दोस्तों, आपको विस्तार से बताता हूं कि राहुल की अगुवाई में इंडिया गठबंधन ने किया क्या है, कौन से फैसले लिए और जो प्लान तैयार हुआ उसे केंद्र सरकार को कैसे घुटनों पर लाना है। मगर उससे पहले आपको बताएं कि मेरे पास जो खबर आ रही है उसने सबके साथ साथ मुझे भी चौंका दिया, और वो ये कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर मिला है। यानी कि दोस्तों, राहुल गांधी ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसके बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि कांग्रेस से निकल ही कर तो ममता बनर्जी टीएमसी बनाने के लिए गई थी और उसके बाद सत्ता में रही, एक शत राज किया। यानी कि अब जबकि ममता बनर्जी के पहले 60 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ करके अलग कर लिया, 8 जून को 21 सांसदों को तोड़ करके टीएमसी से अलग कर दिया और संसद के स्पीकर ओम बिरला ने उनके 20-21 सांसदों के गुट को मान्यता भी दे दी। ऐसे में ममता को कांग्रेस में आने का ऑफर मिला। वैसे भी अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत ममता ने तो कांग्रेस से ही की थी। अब सवाल यह है कि क्या ममता कांग्रेस में अपनी टीएमसी का मर्जर करेंगी? तो जवाब है कि इस वक्त ममता के लिए मर्जर करना ही एकमात्र रास्ता है और फायदेमंद सौदा है। आप देखें कि बंगाल में बीते 2 महीनों में क्या कुछ हुआ, कैसे पहले बंगाल को घेरकर बीजेपी ने चुनाव जीता, नतीजे आने के बाद में ममता उनके भतीजे पर अटैक हुआ, टीएमसी के कार्यकर्ताओं समर्थकों पर लगातार अटैक हुए, उनके घर तोड़े गए, टीएमसी के दफ्तर तोड़े गए, अभिषेक बनर्जी पर अटैक कराया गया, उनके ऊपर अंडे फेंकने से लेकर उनको पीटा गया। उसके बाद पहले 60 विधायकों को तोड़ा गया, 8 जून को 21 सांसदों को तोड़कर अलग किया गया। तो ऐसे में ममता के लिए कांग्रेस में मर्जर इस समय के हिसाब से घाटे का सौदा तो है नहीं। वैसे भी जो हालात हैं खास तौर पर बंगाल में और ममता, अभिषेक और उनकी पार्टी की, वो बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म होता हुआ ममता के लिए दिख रहा है। तो ऐसे में अगर अभी भी वो अकेले पार्टी लेकर रहेंगी तो उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ अनहोनी होती ही रहेगी, फायदे के बजाय ये सब घटनाएं। अब ऐसे में कांग्रेस, जिसके पास 100 सांसद हैं, 99+1, जो कि काफी मजबूत स्थिति में है, ऐसे में ममता के सांसदों को मिला करके कांग्रेस के पास करीब 110 सांसद हो जाएंगे, जहां ममता के लिए एक शेल्टर होगा। क्योंकि आप जब बीजेपी जैसी पार्टी से आज के मोदी शाह के समय में, वो भी बंगाल के परिप्रेक्ष्य में जब लड़ रहे हो, तो फिर आपको उससे एक संरक्षण चाहिए होता है, एक शेल्टर चाहिए होता है। या तो आपकी सरकार हो या फिर किसी बड़ी पार्टी का संरक्षण हो। और राहुल गांधी, दोस्तों, ममता बनर्जी जब भारी, ममता बनर्जी के भतीजे पर अटैक हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा गया, उनके दफ्तरों को ढहाया गया, राहुल गांधी ममता बनर्जी के टच में रहे। आधे घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट लगातार वो बात करते रहे। अब इस बीच इंडिया गठबंधन जिस बैठक में ममता, अभिषेक थी, वहां पर कई सारे फैसले लिए गए, वो आपको बताता हूं, जिसमें सबके साथ केंद्र सरकार के सामने बैरिकेड लगाने के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई, एक नया प्लान तैयार किया गया है। मगर दोस्तों, ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि उस प्लान को लेकर के उन्होंने न सिर्फ गौर करना शुरू किया है, बल्कि उस प्लान पर सहमति भी दे दी, सिर्फ ऐलान बाकी है। हालांकि दोस्तों, जब तक कुछ ऐलान ना हो जाए राजनीति में, तब तक कुछ कहा नहीं जाता। अब दोस्तों, इधर इंडिया अलायंस जिस बैठक को कर रही थी, वो अब से 2 घंटे पहले करीब खत्म हुई। इंडिया अलायंस की बैठक में जिन चीज़ों को लेकर के, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों पर फैसले हुए, विचार विमर्श हुआ, लेकिन
4-5 बिंदु महत्वपूर्ण रहे। इन 5 बिंदुओं पर विपक्ष पूरा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगा। इन 5 बिंदुओं को लेकर दोस्तों जल्दी जल्दी मैं आपको जानकारी देता हूं। नंबर 1, वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से। नंबर 2, शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग और आंदोलन। नंबर 3, केंद्र सरकार से आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे और अत्याचारों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। नंबर 4, सभी दलों की बैठक हर महीने में होगी। अगली बैठक हैदराबाद में आयोजित की जाएगी इंडिया गठबंधन की। और नंबर 5, मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा। विपक्ष के नेता के कार्यालय में रोज सुबह बैठक होगी। देश अब बदलाव की तरफ बढ़ेगा। गठबंधन ने जो बताया कि विश्व गुरु की गद्दी अब जल्द जाने वाली है। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति को लाने का सपना बीते 12 वर्षों से कांग्रेस पार्टी देख रही है, और जो इंडिया गठबंधन मेरे ख्याल में करीब 2 साल के बाद में अपनी बैठक कर रहा है। एक वक्त में इसी इंडिया गठबंधन को बनाने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, मगर यही ममता, यही केजरीवाल, जो आज दोनों ही अपनी राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोनों की ऐसा लगता है कि राजनीतिक पहचान एक झटके में खत्म हो गई। यानी कि चुनाव से पहले कुछ और थी, एक मजबूत शक्तिशाली लीडर की, एक मुख्यमंत्री की, मगर विधानसभा के चुनाव के बाद अर्श से फर्श पर धड़ाम से गिरे। तो ऐसी स्थिति में इन्हीं दोनों के कारण एक वक्त में नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन बना रहे थे छोड़कर चले गए। वैसे उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि साहब वही इंडिया गठबंधन के संयोजक बने, इसलिए ये कहना कि वो बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के संयोजक बन करके देश का भला करना चाहते थे, उस बात में भी सच्चाई नहीं। वो भी अपनी महत्वाकांक्षा लेकर के आए थे, नहीं पूरा हुआ तो वापस चले गए। लेकिन उसके सूत्रधार, उसकी बुनियाद, उसकी जड़ में यही ममता और केजरीवाल रही। लेकिन दोस्तों, जब बुरा वक्त आता है तो फिर अकल ज़्यादा ठिकाने आती है, और यही केजरीवाल के, मगर केजरीवाल की अकल तो अभी भी ठिकाने शायद नहीं आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में चुनाव होने हैं, पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ जहां पर अब ममता बनर्जी ने न सिर्फ सरेंडर कर दिया, बल्कि ममता बनर्जी की दूरंदेशी मैंने उस वक्त देखी जब चुनाव के नतीजे आए, उसी वक्त से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने, इंडिया गठबंधन के साथ चलने का ऐलान कर दिया था। और अब अगर कांग्रेस पार्टी के साथ वो मर्जर करती हैं तो यकीनी तौर पर ममता और अभिषेक बनर्जी के लिए राहत की खबर होगी ही होगी। उधर दोस्तों, इस बैठक में शामिल शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, जिसके नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करते क्योंकि देश की जनता के हित में फैसले नहीं लेते। गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों को दूर करने के लिए शरद पवार समेत सभी दूसरे नेताओं ने न सिर्फ अपनी अपनी राय रखी, बल्कि समाधान निकालने की बात की और ये कहा कि साहब गठबंधन तो मजबूत ही है, लेकिन अलग अलग कई मौक़ों पर चुनावी नफा नुकसान के गणित से एकला चलो की राह नुकसान पहुंचा जाती है। अब अगले 2 से 3 सालों में कोई बड़ा चुनाव नहीं है, इसलिए इस समय सभी सहयोगी दलों को साथ रखने, गठबंधन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा, मतलब राष्ट्रीय स्तर का चुनाव। अब इस बैठक में शामिल टीएमसी प्रमुख ममता और अभिषेक दोनों थे, उनके साथ में कल्याण बनर्जी थे, डेरेक ओब्रायन थे। लेकिन दोस्तों, टीएमसी ने अपने एक्स अकाउंट पे क्या लिखा, तस्वीरें शेयर करके वो भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने लिखा कि हमारी माननीय चेयरपर्सन श्रीमती ममता बनर्जी, माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अभिषेक बनर्जी, श्री डेरेक ओब्रायन, श्री कल्याण बनर्जी ने दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान इंडिया ब्लॉक लीडर्स के साथ में विचार शेयर किए। न्याय, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और भारत के बेहतर भविष्य के एक जैसे विजन से प्रेरित मीटिंग। जाहिर तौर पर अपने एक्स हैंडल से भी इस बात का प्रचार प्रसार अब टीएमसी कर रही है कि इंडिया गठबंधन के मजबूत होने के न सिर्फ उसको प्रमोट कर रही है, बस कि उसमें शामिल होने की चीज़ों को भी प्रमोट कर रही है। उधर उद्धव गुट के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है। कांग्रेस को सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर आगे ले चलने की ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर विपक्षी दल भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, हर राज्य में आपसे सहयोग समन्वय बनाना होगा, जाहिर तौर पर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। अब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक पर शिवसेना सांसद संजय राउत कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोग आपस में नहीं लड़ रहे जैसा कि प्रचार किया जाता है,
बल्कि हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा हमें है। यानी कि राहुल गांधी को लेकर के अभी जिस तरीके से सवाल उठाए जाते थे, खासतौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, और अभी भी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी की तरफ से, लेकिन दूसरी पार्टी शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, ममता बनर्जी सरेंडर हैं। या यूं कहें कि अब इनका मानना है कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ में उतरना हमें चाहिए। हम एक रहेंगे, राहुल गांधी के नेतृत्व में आगे की रणनीति तय करेंगे, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना कह रही है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं पर तंज भी कसा उन्होंने कि पश्चिम बंगाल में जो लोग सत्ता में आए हैं उनके दिमाग में सत्ता की हवा चढ़ गई है। इंडिया ब्लॉक में क्या बचा, इस किस्म के वो तंज कसते हैं, मगर शायद वो भूल गए कि इसी इंडिया ब्लॉक ने 303 से बीजेपी को 240 पर खिसकाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी के चेहरे पर भी चर्चा हुई। संजय राउत कहते हैं कि 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा चाहिए, फाइनल करना होगा, क्योंकि एजेंडा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए। अब ऐसे में अगर वो जोड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरीके का, आप उठा करके टीवी डिबेट देख लीजिए दोस्तों, हर मुद्दे में कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का एंगल, कश्मीरी पंडित का एंगल घसीट लाएंगे। हर मुद्दे में कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा घसीट लाएंगे। कोई उनसे ये पूछे कि अगर वो कांग्रेस, वो विपक्षी पार्टियां जिनकी विचारधारा सेकुलर है, तो सेकुलर विचारधारा में चाहे मिनॉरिटी हो या फिर मेजॉरिटी, सबको एक साथ लेकर चलने, बल्कि माइनॉरिटी का विशेष ध्यान रखने का की बुनियाद होती है। तो अगर अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष किया भी जाता है तो न संवैधानिक तौर पर गलत है, न लोकतांत्रिक तौर पर गलत, और होना भी यही चाहिए। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि 12 वर्षों से देश के 85% के तुष्टीकरण की जो पराकाष्ठा कर रखा है आपने महज वोट के खातिर, वो क्या, तो शायद जवाब नहीं सूझेगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि इंडिया गठबंधन के 25 पार्टियों ने मिल करके मुलाकात की, 25 पार्टी का जिक्र मैं यूं कर रहा हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया शुरुआत कि 25 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। हालांकि कहा जा रहा था कि 23 पार्टियों की भागीदारी होगी। तो अब ऐसी स्थिति में जहां पर एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, हालांकि शायद ये कहना भी जल्दबाजी हो, क्योंकि राजनीति में कब कहां कौन गिर करके किस तौर पर खड़ा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर जिस तरीके से बंगाल में जो फिजा है, जो हवा है, जिस तरीके की वहां की स्थितियों को लेकर के हर तरफ सन्नाटा है, जो कुछ हो रहा है उस पर मौन सहमति सबकी है, तो फिर ऐसे में बंगाल में ममता के लिए कुछ बचता नहीं है। और ऐसे में राहुल का ऑफर ममता के लिए घाटे का सौदा तो कतई का नहीं। तो फिर आगे क्या होगा, इंतजार कीजिए। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर लिखें।